हेलो। आज दोस्तों 22 जनवरी है। कल हम एक महान क्रांतिकारी, एक महापराक्रमी राजनेता, स्वतंत्रता संग्राम के महानायक सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। 23 जनवरी 1897 को 897 को सुभाष चंद्र बोस कटक में पैदा हुए। और इसके बाद वो एक प्रखर विद्यार्थी के रूप में बहुत सफल रहे। लेकिन एक गजब बात यह है कि प्रारंभ से ही उनके जीवन काल में एक आध्यात्मिकता का समावेश रहा। एक अजब स्पिरिचुअलिटी की भावना उनके अंदर थी, जो संभवतः विवेकानंद के प्रभाव से, महर्षि अरविंद घोष के प्रभाव से आई थी। इसी प्रभाव के कारण वो एक बार अपना घर छोड़कर हिमालय के तलहटी में चले गए। वहाँ पर जो है उन्होंने एक आध्यात्मिकता की खोज के लिए बहुत भ्रमण किया। बहुत छोटी उम्र थी उस वक्त उनकी, वो हाई स्कूल में पढ़ते थे। एक बार एक अंग्रेज प्रिंसिपल ने अंग्रेजों को काला कुत्ता कहा, ब्लैक डॉग्स। तो उन्होंने उस प्रिंसिपल के मुंह पर चांटा मारा, उस अंग्रेज प्रिंसिपल पर, और वो स्कूल से निकाल दिए गए। ऐसी अनंत गाथाएं उनके साथ गाथाएं जुड़ी हैं। बचपन से इतना तेजस्वी बालक आईसीएस बना, लेकिन महात्मा गांधी के आह्वान पर जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, इसे असहयोग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, तो उन्होंने अपने आईसीएस की नौकरी का परित्याग करके एक कांग्रेस का सिपाही होने का संकल्प लिया और उसको निभाया। बंगाल के देशबंधु चित्तरंजन दास उनके बड़े लीडर रहे, बहुत बड़े लीडर थे वो, कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े वकील भी थे। उनके प्रभाव में सुभाष आ गए और उन्होंने जो है समझिए कि जबरदस्त ढंग से सुभाष को प्रभावित किया और सुभाष के व्यक्तित्व को निखारा। उन्होंने राजनीति का वो सबक उन्हें सिखाया जिसकी दरकार थी उस वक्त। बहुत आवश्यकता थी सुभाष के व्यक्तित्व को तेजस्वी बनाने में। और 1930 आते आते तो समझिए कि वो सुभाष राष्ट्रीय पटल पर एक बड़े लीडर कांग्रेस के बन चुके थे। कलकत्ता के मेयर भी रहे। उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी डाला गया अंग्रेजों ने, वहां उनको टीबी हो गई थी। सैनिटोरियम में इलाज के लिए वो गए स्विट्जरलैंड। वहाँ उन्होंने इंडियन स्ट्रगल किताब भी लिखी, जो यूरोप का भ्रमण किया। एक लंबी कहानी है, लंबी दास्तान है उनकी जिंदगी की। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जब वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं 1938 में, तो वो पहली बार एक प्लान्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं। ये जो विषमता समाज में है अमीर गरीब की, इसके विरुद्ध प्रबल प्रहार करते हैं कि ये समाप्त होनी चाहिए। एक समाजवादी समाज का सपना उन्होंने कांग्रेस के सामने रखा। हालांकि उस समय तक कांग्रेस गांधी के प्रभाव में ज़्यादा थी और समाजवादी शक्तियां कांग्रेस के अंदर बहुत निर्बल थीं। हालांकि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का उदय 1934 में हो चुका था और सुभाष का बड़ा जबरदस्त समर्थन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को मिला था। नेहरू को भी सहानुभूति थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोगों से, लेकिन वो खुलकर नहीं बोलते थे उस वक्त। वो गांधी की ज़्यादा प्रशंसा करते थे उस वक्त, गांधीवाद का ज़्यादा गुणगान होता था। लेकिन सुभाष और गांधी के बीच में सबसे बड़े मतभेद उभरे 1939 में, जब दोबारा सुभाष अध्यक्ष बनने के लिए उत्कट हुए। तो पट्टाभी सीतारामैया
को गांधी ने अपना कैंडिडेट बनाया, जिनको उन्होंने कांग्रेस के चुनाव में, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो आंतरिक चुनाव होता था पार्टी का, उसमें परास्त किया। गांधी ये बात सह नहीं पाए और सुभाष को इस्तीफा देना पड़ा, की भी एक बड़ी लंबी और बड़ी दुरूह दास्तान है, बड़ी दुखद दास्तान है। किस तरह से जो है उनको एक इतनी बड़ी मेजॉरिटी से, इतने बड़े वोटों से चुना गया अध्यक्ष, किस कदर से गांधी के हठधर्मिता के कारण, क्योंकि गांधी उनको पसंद नहीं करते थे, वो उग्र स्वभाव के थे, गांधी अहिंसा की ज़्यादा बात करते थे। शुरू से उनका साथ रहा क्रांतिकारियों का। भगत सिंह के साथी जब जतिन दास की मृत्यु हुई जेल में 1931, तब भी उस वक्त भी सुभाष जतिन दास की लाश को लेकर, उनकी उनकी बॉडी को लेकर, हालांकि भूख हड़ताल में उनकी, तो कलकत्ता गए थे, वहाँ बड़ा भारी जुलूस निकला। तो शुरू से क्रांतिकारियों के साथ उनकी सहानुभूति रही और उनका बड़ा क्रांतिकारी तेवर कांग्रेस में भी रहा। हालांकि खद्दर पहनते थे, गांधी टोपी लगाते थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन उनका मूल स्वभाव क्रांतिकारी था। और ये प्रकट हो गया जब उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई, तब एक लेफ्ट फ्रंट का उन्होंने जो है गठन किया, लेफ्ट सॉलिडरिटी के नाम से जाना जाता है, जिसमें सोशलिस्ट थे, कुछ कम्युनिस्ट थे, कुछ रेडिकल ह्यूमनिस्ट थे, जो एम एन रॉय से ज़्यादा उनका जुड़ाव था। इस तरह के लोगों का एक गठबंधन उन्होंने बनाया, लेकिन अंग्रेज़ों को तो कांटे की तरह कांख में चुभते थे वो। बिल्कुल लगता था कि इससे प्रबल शत्रु कोई नहीं है। तो उन्हें 1940 में एक होम डिटेंशन में डाला गया, गिरफ्तार कर लिया गया, और वहाँ से वो किस तरह बच निकले, ये एक बड़ी दुर्दांत कथा है। मियाँ अकबर थे, अफगानिस्तान के पास एक इलाका है अपना, जो है लगा हुआ है, पठानों का इलाका, वहाँ के थे वो मियाँ अकबर, फ्रंटियर के। वो आए और उनकी मदद से वो किसी तरह फरार हुए, और वहाँ पर कॉमरेड भगत राम तलवार की मदद से वो अफगानिस्तान पहुँचे। ये भी एक बड़ी लंबी दास्तान है, लेकिन अंततोगत्वा वो जर्मनी पहुँच गए, और जर्मनी से ही वो फिर कर्नल आबिद हुसैन के साथ पहुंचे हैं जापान सबमरीन में, जिसमें ये कहा जाता था कि शायद ये कुछ ही वक्त लेगी डूब जाने में। शायद इतनी बमबारी हो रही थी उस वक्त वर्ल्ड वॉर में, 1943 में चले वो। अंततोगत्वा वो जापान पहुंच गए, और वहीं रास बिहारी और कर्नल मोहन सिंह ने उनको कमान आज़ाद हिंद फौज की दी। ये वो आज़ाद हिंद फौज थी जो ब्रिटिश सोल्जर्स के सरेंडर से बनी थी। जो भारतीय सैनिक थे उनका सरेंडर हुआ था, बहुत बड़ा ब्रिटिश आर्मी में थे वो, 1 लाख से अधिक उनको सरेंडर उन्होंने किया था जापान के सामने, और वो जापानी कैदों में थे। सुभाष चंद्र बोस की तकरीरों ने, सुभाष चंद्र बोस के शानदार व्यक्तित्व ने, उनकी वाणी ने उनको इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो आज़ाद हिंद फौज के अंदर आए और जंगे जंगे हिंदुस्तान एक नए नए तौर से लड़ें। आज़ाद हिंद संघ की स्थापना हुई। आज़ाद हिंद संघ जो था वो भारत का, आज़ाद हिंद भारत का प्रतीक बना। पहली बार एक प्रोविजनल गवर्नमेंट सुभाष ने बनाई। हालांकि इससे पहले भी एक बार जो बरकतुल्लाह और राजा महेंद्र प्रताप ने बनाई थी, अफगानिस्तान में बनी थी, वो भी 1918 की बात है। ये दूसरी बार एक ऐसी प्रोविजनल सरकार का, अस्थायी सरकार का गठन किया गया, राष्ट्रीय सरकार का, जो इस बार सुभाष की क़यादत में बनी। इसके बाद युद्ध शुरू होता है और लंबा युद्ध होता है, करीब करीब 2 वर्ष तक आज़ाद हिंद फौज लड़ती है, अंडमान निकोबार पर कब्जा करती है, आसाम के बहुत सारे इलाकों को लिबरेट करती है। इस तरह से वो उसका संघर्ष जारी रहता है, और बड़ा ही खूंखार, बड़ा ही कम साधनों में लड़ी गई लड़ाई है आज़ाद हिंद फौज की। लेकिन वो ब्रिटिश आर्मी ने उसका लोहा माना, ब्रिटिश कमांडर्स नहीं माना, इतिहास इससे भरा पड़ा है। इसका मतलब ये है कि सुभाष एक ऐसा व्यक्तित्व है जो उन लोगों को भी प्रेरित कर सकता है जो ब्रिटिश फौज के अंदर गुलामी कर रहे थे ब्रिटिश सरकार की। उनको भी इतना प्रखर देशभक्त बनाया कि मर मिटने के लिए तैयार थे। वर्ल्ड वार खत्म हुई और जापान के ऊपर 2 बम गिराए। जापान
की भी कमर टूट गई, उधर हिटलर हार गया, मुसोलिनी का पतन हुआ। आज़ाद हिंद फौज के साथियों को भी, उनके सैनिकों को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। तीनों कमांडर्स पर, कर्नल जनरल शाहनवाज खान, पी के सहगल साहब, कर्नल ढिल्लो, इन तीनों पर लाल किले में मुकदमा चला। उससे बड़ी सनसनी फैली। तमाम हिंदुस्तान जो है उस तरफ देख रहा था जब ये मुकदमा चल रहा था। और उसी वक्त एक घटना ऐसी हुई जिसमें रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह कर दिया। ये भी आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों की और उसी लाल किले के मुकदमे की का ही प्रभाव था, जो कि रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों ने, उनके अफसरों ने ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत अंजाम थी। तो ये जो कहानी है बहुत गुजर कर पहुंचती है उस हद तक जबकि ब्रिटिश सरकार ये समझती है कि अब ये आज़ाद हिंद फौज द्वारा जो प्रेरणा दी गई है सैनिकों को, कहीं 1857 रिपीट ना हो जाए। जो वहाँ का फौजी जनरल था, सबसे बड़ा ब्रिटिश आर्मी का, वो कहता है कि सुभाष चंद्र बोस का जो प्रभाव है वो हर भारतीय कैंटोनमेंट में, यहाँ की इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं, जो इंडियन सोल्जर्स हैं, उनके अंदर प्रभाव गहराता जा रहा है। और वर्ल्ड वार सेकेंड की वजह से जो अंग्रेज सैनिकों की संख्या बहुत कम थी भारत में, तो उनको पूरा खतरा था कि अब जो है ये तख्ता उल्टा जा सकता है सशस्त्र क्रांति द्वारा। इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ने का तत्काल निर्णय लिया। और बहुत बड़ी भूमिका सुभाष की आज़ाद हिंद फौज की है कि अंग्रेज मजबूर हुए, भले ही हमें बताया गया कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, और साबरमती के संत ने कर दिया कमाल। ठीक है, साबरमती के संत का कमाल कम नहीं है, जगाया महात्मा गांधी ने, तभी तो सुभाष ने उनको फादर ऑफ द नेशन कहा था सिंगापुर से। और गांधी ब्रिगेड बनाई। भले ही गांधी ने कुछ भी किया था, सुभाष को निकाला कांग्रेस पार्टी से, उनका इस्तीफा लिया 1938 में, अंत में 1939 शुरू हो चुका है। इसके बावजूद भी कोई व्यक्तिगत उन्होंने महात्मा गांधी के साथ कोई मन में मैल नहीं रखा। महात्मा गांधी को अपना लीडर बनाया, लीडर माना, फादर ऑफ द नेशन कहा। यह था व्यक्तित्व सुभाष का, कितना उदार, कितना विराट, सबके लिए स्थान था। गांधी ब्रिगेड बनाई, नेहरू ब्रिगेड बनाई, आजाद ब्रिगेड बनाई, और रानी झांसी रेजिमेंट बनाई, जिसकी कैप्टन लक्ष्मी सहगल को, जिसका उस समय उनका नाम लक्ष्मी स्वामीनाथन था, बाद में उन्होंने एक फौजी कमांडर जो आज़ाद हिंद फौज का था, प्रेम कुमार सहगल, उनसे शादी की। ये बड़ी ही दुर्दांत और बड़ी ही जबरदस्त दास्तान है जंग की, किस तरह से लोगों ने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिए। ब्रिटिश आंकड़ों के हिसाब से ही अगर ब्रिटिश इतिहासकारों को ही माना जाए तो कम से कम 22,000 आज़ाद हिंद सेना के सिपाही शहीद हुए, सिपाही और अफसर। 1942 में भी बड़ा भारी इंकलाब हुआ जिसको अगस्त क्रांति कहते हैं। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों की पूरी जो साम्राज्य की चूल्हे थी उसको हिलाकर रख दिया, और अंग्रेजों को विवश होना पड़ा है फैसला लेने के लिए कि अब हिंदुस्तान को उन्हें छोड़ना पड़ेगा। लेकिन बड़ी कीमत चुकाई हमने, खंडित आज़ादी हमें मिली। गांधी नहीं रोक सके डिवीजन को, गांधी नहीं चाहते थे भारत का बंटवारा हो, लेकिन बंटवारा हुआ तो जैसे हालात बन गए, मुस्लिम लीग ने बना दिए, ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने बना दिए कि ये तकसीम करने का फैसला भारत को, कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ा, मानना पड़ा। 30 लाख लोग कत्ल हुए, करोड़ों लोग बेघर बार हुए, अनगिनत लोग जख्मी हुए, भाई भाई से लड़ गया, भाई भाई में झगड़ा हो गया, एक दीवार खिंच गई, एक तरफ पाकिस्तान बना, एक तरफ हिंदुस्तान रहा, भारत कहा जिसे हमने संविधान में, दो देश बन गए। तो सुभाष चंद्र बोस का जो योगदान, अगर सुभाष होते तो कल्पना कीजिए क्या ये बंटवारा होता।
हिंदू मुसलमान लड़ते, क्योंकि उन्होंने तो अपनी फौज का भी गठन इस तरह किया था कि एक बड़ा कमांडर उन्होंने एक मुसलमान बनाया। कोई फर्क नहीं करते थे सुभाष चंद्र बोस हिंदू मुसलमान में। भले ही वो बहुत गहरे धार्मिक व्यक्ति थे, मैंने पहले ही कहा था, वो बहुत डीपली स्पिरिचुअल व्यक्ति थे। बहुत गहरा विश्वास था उनका भारतीय संस्कृति में, भारतीय अंदाजे जिंदगी में। उनका बड़ा गहरा विश्वास था समाजवाद में, सोशलिज्म में, साइंटिफिक सोशलिज्म में। वो भारतीय संस्कृति का और साइंटिफिक सोशलिज्म का एक डायलेक्टिकल एक समन्वय करना चाहते थे। उनका अंतिम उद्देश्य आर्थिक विषमता को खत्म करना था। ऐसा राष्ट्रवाद, ऐसी देशभक्ति जिसमें इंसान इंसान बने, सबसे पहले भारतीय हो, सबसे पहले हिंदुस्तानी हो, उसके बाद कुछ और हो, उसके बाद वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई जात हो। ऐसा व्यक्तित्व जो है वो भारत को आज फिर चाहिए, जो हिंदुस्तान को बचा सके। क्योंकि जिस तरह का हिंदू मुसलमान का फर्क डाला जा रहा है सियासतदानों द्वारा, हिंदू मुसलमान के नाम पे डिवाइड किया जा रहा है देश के समाज को, संस्कृति को, सभ्यता को, ये बड़ा खतरनाक है। तो सुभाष जैसे व्यक्तित्व की आज फिर हमें भारी दरकार है, बहुत आवश्यकता है। कोई ऐसा विश्वास पैदा हो, कोई ऐसा यकीन पैदा हो जो कि उन आदर्शों को मान सके, चला सके, आगे आगे बढ़ा सके सुभाष की कॉज को। क्योंकि बड़ा 70 साल में बड़ा धोखा हुआ है भारतीय जनता के साथ। अमीर अमीर होता चला गया, गरीब गरीब होता चला गया, एक लंबी फौज बेरोजगारों की बनी, लाखों किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। आज भी किसानों का एक बड़ा संघर्ष चल रहा है, जिसमें वो अपना मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं। सरकार देना नहीं चाहती, सरकार नहीं चाहती कि कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को मिले, कोई गारंटी मिले, उनके उपज के दाम मिले। तो एक जमाना था, क्रांतिकारी गाते थे पगड़ी संभाल जट्टा, उन क्रांतिकारियों की क्या जरूरत है। अजीत सिंह का गीत है ये किसानों के लिए, तू धरती की मांग सवारे, सोए खेत जगाए, सारे जग का पेट भरे तू अन्नदाता कहलाए। फिर क्यों भूख तुझे खाती है और तू भूख को खाए, उठ और उठ के खाक के जर्रे, एक सितारा बन जा, बुझा बुझा है दिल क्यों तेरा, एक अंगारा बन जा, और सदियों के ठहरे पानी बहती धारा बन जा, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल। तो आज देश को प्रखर देशभक्ति की जरूरत है, सुभाष जैसी देशभक्ति की जरूरत है, जो सिर्फ हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए, भारत को भारत रहने दे। कोई इंडिया, कोई मुस्लिम इंडिया, कोई हिंदू इंडिया नहीं बने। एक इंडिया रहे, एक भारत रहे, सबका भारत, हमारा भारत, प्यारा भारत। यही सुभाष का पैगाम है। उसने सिखाया देश को तलवार पे चलना, लोहे की दहकती हुई दीवार पे चलना। उस वीर की कहानी महाकाल से पूछो, कैसा था वो बलिदान ये बंगाल से पूछो। क्या उसने किया था ये महाकाल से पूछो, आसाम के पेड़ों की डाल डाल से पूछो। एक दिन वो खो गया, हमसे जुदा हो गया, क्या महल क्या झोंपड़ी, सबकी आंख रोपड़ी, लौट के आया नहीं वो दूर का मेहमान। सुने रे सुनो देश के हिंदू मुसलमान, ये सुभाष की कथा जिसमें है बड़ी व्यथा, इसमें कहीं आग है और कहीं पे तूफान। ऐसा तूफानी व्यक्तित्व, ऐसा शोले से भरा हुआ प्रखर देशभक्त, प्रखर सोशलिस्ट फिर इस मुल्क को चाहिए। फिर इसी देश को ऐसे व्यक्तित्व की दरकार है जो इन फांसीवादी प्रवृत्तियों से जूझ सके, उनको हरा सके, उनको शिकस्त दे सके, फिर एक ऐसा देश बना सके जिसकी कल्पना कभी क्रांतिवीरों ने की थी, जो अंडमान के जेलों के अंदर फना हो गए, लौटे नहीं, फांसियों के तख्ते जिन्होंने मोहब्बत के साथ हंसते हुए, प्यार के साथ, देश के साथ गहन प्यार करते हुए चूम लिए। वो कैसे कैसे लोग थे, ये तो इस तरह जिए कहानियों में ढल गए, और मरे तो इस तरह के अर्थ मौत का बदल गए। धन्य है वो लोग, उनकी धन्य है कहानियां,
कायरों में प्राण फूक जाएं जो कहानी। ऐसे ऐसे महावीरों को प्रणाम करते हुए आज के दिन हम 22 जनवरी की शाम, ऑन द ईव ऑफ 23 जनवरी, हम ये फिर प्रार्थना करते हैं देशवासियों से कि वो सुभाष के चरित्र को अपनाएं, सुभाष के चरित्र से सबक लें, उससे प्रेरित हों, उसके आदर्शों को समझें। खाली जो है माला चढ़ाने से, खाली गाना गाने से, खाली बात बनाने से बात नहीं बनने वाली। ये देश अब फिर एक बार जो है उठ खड़ा हो और उन तमाम शक्तियों को शिकस्त दे जो पूंजीवाद की शक्तियां हैं, दंदना रही हैं, जो फूट डाल रही हैं हिंदू मुसलमान के अंदर। उन शक्तियों को सुभाष की विचारधारा ही शिकस्त दे सकती है और कोई शक्ति नहीं है। इसी इसी बात के साथ, इसी भावना के साथ आज हम फिर उस सुभाष के लिए नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी याद को, उनकी स्मृति को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं हम लोग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।